हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 1 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। देखिए, हमारी टीम की तरफ से प्रतिज्ञा दिवस ऑफर आप सभी के लिए एप्लीकेबल है 1 जून तक। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट कोर्सेज है ना, उन सभी के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के ऊपर आपको बहुत अच्छा ऑफर देखने को मिल जाएगा। हमारा जो आईडीएमपी कोर्स है, ठीक है, प्री प्लस मेंस टेस्ट सीरीज है, चाहे ऑनलाइन लेना चाहो चाहे ऑफलाइन लेना चाहो, वहां पर आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली मेंस के रिगार्डिंग 60 डेज मेंस प्रिंट 2023 आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप हमारी वेबसाइट पे जाके pwonlyas.com पे जाके इनको एनरोल करो और ये जो इतने अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारी टीम को इन नंबर्स पे आप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, राइट। चलिए आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है रिगार्डिंग एक्सो प्लैनेट। देखिए, प्लैनेट्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे प्लैनेट्स के अंदर आप जानते होंगे कि चाहे आप किसी भी प्लैनेट की बात कर लो, आप मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, किसी की बात कर लो, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, राइट। और कहीं ना कहीं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, राइट। अब नोटिस करो, ये सन है क्या? ये सन भी तो दरअसल में क्या है, एक स्टार ही है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि जो प्लैनेट्स है वो एक स्टार को ऑर्बिट करते हैं, और हमारे सोलर सिस्टम के केस में क्या होता है, ये प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को, ठीक है। पर ऐसे ही हजारों और प्लैनेट्स होंगे दुनिया में जो किसी और स्टार को ऑर्बिट करते होंगे, नॉट द सन, ठीक है। सन को छोड़ के और भी इतने सारे स्टार्स हैं हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी को करते होंगे, बिल्कुल। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट। तो मीनिंग क्या हुआ, एक्सो प्लैनेट क्या है, कोई भी ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार को ऑर्बिट करता है बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। बेसिकली वो सन के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता, वो मतलब किसी और प्लेनेट को कहीं न किसी और सन स्टार को ऑर्बिट करता है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, दैट इट ऑर्बिट्स अ स्टार अदर देन द सन। सर आज हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एक नया एक्सो प्लेनेट डिस्कवर किया गया है जिसकी डेंसिटी काफी सबसे ज्यादा है आज तक नोटिस करी गई है, और जो इसका मास है वो भी जुपिटर से भी 13 गुना ज्यादा है। समझ रहे हो, 13 गुना टाइम्स है, 13 टाइम्स है दैट ऑफ द जुपिटर। तो इसको किसने यहाँ पे डिस्कवर किया गया है? हमारी जो अहमदाबाद के अंदर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इनको डिस्कवर किया गया है। तो आई होप आप कॉन्टेक्स्ट भी समझ गए एंड साथ ही साथ एक्सोप्लैनेट होते क्या हैं ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप नोटिस करो, कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट्स भी तो हो सकते हैं जो किसी ऑर्बिट मतलब जो किसी स्टार को ऑर्बिट नहीं करते, ठीक है, वो किसी स्टार के साथ बाउंड नहीं है, पर वो गैलेक्टिक सेंटर को करते हैं। ऐसे प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, रोग प्लैनेट्स, ठीक है ना। जल्दी आप स्टार के राउंड ही देखोगे, पर कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस चीज को फॉलो नहीं करते और उसको बोलते हैं रोग प्लैनेट्स, ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? अर्थ से सबसे नजदीक वाला तारा कौन सा है, कौन सा स्टार है सबसे नजदीक? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है सर, सन, ठीक है। जो हमारा सूर्य है वही सबसे नियरेस्ट स्टार है। पर चलो ठीक है, सन के बाद आप कौन सा कहोगे? यहां पर आपको देखने को मिलता है कौन? आपको देखने को मिलेगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप सभी ने, आई एम वेरी श्योर, ये नाम सुना होगा। तो ध्यान में क्या रखना है, सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के सन है, और सेकंड मोस्ट है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वहां पर भी उसको, उस स्टार को भी तो कोई ना कोई प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा होगा, बिल्कुल। उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी, और यही धरती का सबसे क्या है, क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट है। तो बात इसको भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, सिमिलर ही कॉम्पोजिशन हमें यहाँ पे एक्सोप्लैनेट्स की भी देखने को मिल जाती है। वाटर हो गया, आइस से जनरली बने होते हैं, पर कुछ जगह पे आयरन हो गया, कार्बन हो गया, इनका कॉम्पोजिशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इनको ना डिस्कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर तो करते हैं, पर थोड़ा मुश्किल आती है। क्यों मुश्किल आती है? क्योंकि देखो, ये किसको ऑर्बिट कर रहे हैं प्लेनेट? स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं, और स्टार की कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ग्लेयर, उनका कुछ रिफ्लेक्ट, उनके मतलब ना उनकी रोशनी उनके ऊपर पड़ती है, तो उनको थोड़ा डिस्कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो इतनी सारी जो लाइट ग्लेयर होती है ना, वो उसको छुपा देती है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। एक आखिरी छोटा सा फैक्ट है, मतलब छोटा सा पॉइंट है, कुछ होते हैं मैसिव जॉइंट एक्सोप्लैनेट। देखो वर्ड क्या है, मैसिव जाइंट एक्सोप्लैनेट। कहने का मीनिंग क्या, वो वाले एक्सोप्लैनेट्स जिनका जो मास होता है वो जुपिटर से भी 4 गुना ज्यादा होता है ना, उससे बड़े होते हैं अगर वो, तो उनको मैसिव जाइंट एक्सोप्लैनेट बोला जाता है।
अब ये जो हमने नया डिस्कवर किया एक्सोप्लैनेट, इसका मास कितना था? जुपिटर से 13 गुना टाइम था, 13 टाइम्स था, बिल्कुल। तो यहाँ पर उसको भी हम क्या है, वो भी एक मैसिव जायंट एक्सोप्लैनेट है, क्योंकि इंग्लिश में देखो मीनिंग इनका यही होता है मैसिव जायंट का। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग एक्सोप्लैनेट, आई होप आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कैम्बोडिया के बारे में। देखो कंबोडिया के जो किंग है ना, ठीक है, नॉर्दम सिनोमोनी, इन्होंने इंडिया में अराइव किए हैं, ठीक है। इनका नाम ऑल्दो काफी बड़ा है, पर उनका आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये इंडिया में अराइव करे हैं। क्यों अराइव करे हैं? क्योंकि देखो एक तो बात, इंडिया और जो कंबोडिया के रिलेशनशिप्स थे वो एस्टेब्लिश हुए थे 1952 के टाइम पे। तो 70 साल हमारे हो गए, तो 70th एनिवर्सरी है, ठीक है। थोड़ा कंट्रीज के बीच में रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ों की वजह से कंबोडिया थोड़ा न्यूज़ में है। अब देखो थोड़ा लोकेशन आप यहाँ पे जानने की कोशिश करो, बल्कि नहीं, इनफैक्ट चलो यहाँ तो आप देख ही लो। तो आप जानते हो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। अब आसियान कंट्रीज मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है बार बार, तो ये एक आसियान कंट्री में से आता है, ठीक है। ये आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आपको कैम्बोडिया देखने को मिल जाएगा, राइट। साउथ चाइना सी को हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है, फ्यूचर में दोबारा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो कि उसके पास में है। बाकी साथ में आप नोटिस करो, यहाँ पर आपको वियतनाम देखने को मिल जाएगा, थाईलैंड हो गया, ये कुछ लोकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसकी कैपिटल सिटी का नाम है नॉम पेन, ठीक है ना। तो ये बात भी आप कैपिटल सिटी को ध्यान में रखोगे। थोड़ा सा मैं इसका मैप और आपको डिटेल में यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये अब थोड़ा उसी का ना जूम्ड मैप है जो अब तब तक हम देख रहे थे। अब यहाँ पे एक नोटिस करो, ये रही आपकी कौन सी, मैकोंग रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर को आपने भूलना नहीं है। आपको आप लोगों का ना मैंने मैकोंग गंगा कॉपरेशन ये भी पढ़ाया था, याद है या नहीं याद है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल गंगा तो आप जानते हो, ठीक है, गंगा इंडिया से फ्लो होती है, ठीक है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं ना मैकोंग की, तो मैकोंग रिवर की सारी कंट्रीज उसके अंदर आ जाती हैं एक्सेप्ट चाइना। चाइना को यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। बाकी उसके अलावा आप लाओस की बात कर लो, ठीक है, ये रहा लाओस, ठीक है। अब थाईलैंड की बात कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं म्यांमार भी है, ठीक है ना। उसी तरह से आपको नोटिस करोगे जैसे कंबोडिया हो गया, आपको ये सारी लोकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इवन वियतनाम भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। मैंने कंट्रीज आपको पहले भी समझा रखी हैं, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से आप जान सकते हो, गंगा की तरफ से इंडिया हो गया, एंड बाकी लाओस हो गया, आपका म्यांमार हो गया, आपका कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। ये सारी मेकॉन्ग गंगा की आपको कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखना, मेकॉन्ग चाइना से भी होती है, पर चाइना मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं है। इसकी कैपिटल सिटी नॉम पेन, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ये मेकॉन्ग रिवर के पास में बिल्कुल सिचुएटेड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और रिवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, दैट इज टॉनले रिवर, ये देख रहे हो टॉनले, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स का आप ध्यान में रखोगे। चलो ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। एक बात और देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अंकुर, ठीक है। आप सभी ने अंकुर वाट के बारे में सुना होगा, सुना या नहीं सुना? बिल्कुल, ठीक है। तो दरअसल में थोड़ा उसके बारे में अगर आपको बताऊं, तो अंकुर वाट क्या है, एक टेम्पल है जो हमें कंबोडिया में देखने को मिल जाएगा। इसको हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल भी बोलते हैं। सर हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल मतलब, देखो दरअसल में क्या हुआ ना, ऐसा माना जाता है कि ये जो टेम्पल है, जब इसको बनाया गया था तो वो लॉर्ड विष्णु के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो उस टाइम पर हिंदू टेम्पल था, ठीक है। बट ओवर द टाइम कहीं ना कहीं इसको ट्रांसफॉर्म किया गया, और आज के टाइम पर मतलब ये थोड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह हो गया। गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं, हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल इस तरह से बताया गया है। तो यानी कि जो 12वीं सदी में जो किंग सूर्यवर्मन टू थे, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, जो खैमर एम्पायर था वहां पे, एज अ हिंदू टेम्पल, पर धीरे धीरे इसको बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह ट्रांसफॉर्म किया गया। दिस इज हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल। और ध्यान रखिएगा कि ये लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा देखो लोकेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने आपको वैसे मैप से ही वो सारी चीजें समझा दी कि कहाँ कहाँ से कौन सी रिवर जा रही है, कैसे कैसे कौन सी कंट्रीज हैं, थाईलैंड हो गया, लाओस, वियतनाम हो गया, थाईलैंड, ये सारी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है थोड़ा ना, मैपिंग से पढ़ते हैं ना, तो ये इतना सारी चीजें पढ़नी नहीं पड़ती है कि अच्छा क्या क्या लिखा हुआ है, अगर आपने मैप ही इसे यहाँ पे अच्छे से समझ लिया हो। क्लियर? चलिए ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज लेटेस्ट एनालिसिस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एनालिसिस करने की कोशिश करी है, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, कहाँ से पास हुए, कैसे पास हुए, ये सारी बातें। तो ऐसा देखने को मिला है कि क्लास 10th के ना 35 लाख बच्चे या तो फेल हुए हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं इन 2021-22, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 35 लाख बच्चे हुए ना, या तो उसमें से क्या था,
उसमें से 27.5 लाख बच्चे तो एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, और 7.5 लाख जो बच्चे थे वो अपीयर ही नहीं हुए अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो टोटल 35 लाख बच्चों का यहाँ पर फेलियर या ड्रॉप आउट हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप और नोटिस करोगे तो ये जो फेलियर रेट थी, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड्स के केस में आप नोटिस करोगे ये कम है थोड़ी, ठीक है। दरअसल में होता क्या है ना, हमारे यहाँ पे 3 सेंट्रल बोर्ड है। एक तो आप सीबीएसई के बारे में तो सभी जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, उसी तरह से काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये 3 हमें सेंट्रल बोर्ड देखने को मिलते हैं। इनके अंदर अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर फेलियर रेट काफी कम है, 5% के आसपास है। पर जो डिफरेंट डिफरेंट हमें स्टेट बोर्ड देखने को मिल जाते हैं तो वहां पर ये नंबर 16% हो जाता है, यानी कि स्टेट बोर्ड के अंदर ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, उनका परसेंटेज फेलियर ज्यादा है। गेटिंग द पॉइंट। इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे ना तो हमारे अलग अलग बोर्ड्स के अंदर अलग अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी देखोगे ना तो मान लो आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो या फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़ रहे हो या फिर किसी मतलब तमिलनाडु स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत सिलेबस अलग अलग होता है। तो उस वजह से क्या होता है, जब फिर कल को इनको एग्जाम देना है, मान लो जेई का एग्जाम देना है, नीट का देना है, सीयूईटी का एग्जाम देना है, तो वहां पर एग्जाम देने में दिक्कत आती है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी क्लासेस के अंदर कुछ अलग पढ़ रहे हैं और जो इनके जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं यहाँ पर कुछ और चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन डिफरेंट बोर्ड, जैसा भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ देखा है, ठीक है। तो साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये भी और एनटीए से भी उसने डेटा मंगाया है ताकि वो चेक करे कि नीट में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, मान लो नीट का टॉपर है, वो कौन से बोर्ड से है, क्या वो सीबीएसई से है, क्या वो मतलब क्या वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से है, किसी एक्सवाईजी बोर्ड से है। तो इस तरह से भी वो एनालाइज करना चाहते हैं कि कैसे कैसे बोर्ड्स का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है ताकि उनके अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंगली वर्क कर पाए, ठीक है। और साथ में देखोगे जो मैंने बताया ना कि जो ड्रॉप आउट्स की बात हो रही है, तो सिर्फ 11 स्टेट्स हैं जहां पर 85% ड्रॉप आउट्स हैं। कहने का मीनिंग क्या, ये स्टेट्स को भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज बाकी स्टेट्स इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, पर ये 11 स्टेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप आउट्स, ठीक है। बाकी ये भी आप नोटिस कर सकते हो कि स्टेट टू स्टेट काफी वेरिएशन है। तो काम यही है हमारा, देखो जो एनईपी पॉलिसी आई थी ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हमने कोशिश करी थी कि जो डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए। और साथ में अगर आप नोटिस करो तो जो फेलियर अगर मान लो बहुत ज्यादा होते हैं स्टेट बोर्ड के अंदर, तो वो क्यों हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रेन टीचर्स नहीं है, कहीं ना कहीं टीचर्स कम ही है, ठीक है ना। तो इन दो रीजंस की वजह से मेजरली यहाँ पे हमें फेलियर्स देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से होता क्या है, बच्चे स्कूल्स में एनरोल नहीं होते एंड अकॉर्डिंगली इंडिया का रैंक इम्पैक्ट होता है जब भी हम बात करते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग लेटेस्ट एनालिसिस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमें पता होने चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज पुराना किला। अब पुराना किला में देखो क्या हुआ, पुराना किला में ना कुछ एक्सकवेशंस करी गई। कहने का मीनिंग क्या, कुछ वहां पे खुदाई वगैरह करी गई, तो वहां पे ऐसा पाया गया कि कुछ इंपॉर्टेंट हमें एविडेंसेस मिले हैं। किस चीज के एविडेंसेस, इस चीज के एविडेंसेस कि ये पर्टिकुलर जगह को प्री मॉरियन एरा में भी हमें यहाँ पे इस चीज की देखने को मिल जाती है। सर मीनिंग क्या हुआ, देखो आप जानते हो कि जैसे मौर्यन पीरियड था, उससे पहले मतलब उस टाइम पे आपको बुद्धिज्म जैनिज्म देखने को मिलता है, उससे पहले आपको वैदिक पीरियड भी देखने को मिलता है कि नहीं। जी सर, जहाँ पे हमें ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन डिफरेंट हम बुक्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना हमें क्या मिला है, पीजीडब्ल्यू मिला है, पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी। पीजीडब्ल्यू पॉटरी आप सभी ने पढ़ी होगी, पेंटेड ग्रेवियर पॉटरी। तो यहाँ पर ना इन फाइंडिंग्स के अंदर हमें पेंटेड ग्रेवियर्स के भी कुछ निशान मिले हैं। और ये जो पीडीडब्ल्यू हम पॉटरी पढ़ते हैं, ये वैदिक एज के साथ लिंक्ड होती है। कहने का मीनिंग क्या, जो हमें एक्सकवेशन मिली है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये 1200 से लेके 600 बीसी तक भी ये जा सकती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें लग रहा था कि पुराना किला बाद में बना है, मतलब बना तो बाद में ही है, पर वहां पर जो चीजें ऑक्युपाइड थी, मतलब वो जो एरिया था उसके अंदर हमें प्री मॉरियन टाइम्स का भी हमें एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, इसके बाद के जैसे हमें 900 साल पुराने वैकुंठ विष्णु, उनका राजपूत पीरियड से भी हमें उनका एविडेंसेस मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो गॉडेस गजलक्ष्मी है, उनका गुप्ता पीरियड से एविडेंसेस मिल जाते हैं, फ्रॉम द टेराकोटा प्लेक हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे मौर्यन पीरियड से हमें एक टेराकोटा रिंग वेल के हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। साथ में शुंग कुषाण पीरियड हो गया, ठीक है, वहां पे फोरूम कॉम्प्लेक्स उनके रिगार्डिंग मिल रहा है, बीड सील हो गया, कॉपर कॉइन्स हो गया। तो ये सारे अलग अलग एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, देखो प्री मौर्यन में भी देख लिया हमने, यहाँ पे मौर्यन पीरियड भी देख लिया, गुप्ता पीरियड भी देख लिया, शुंग कुषाण वाला पीरियड भी देख लिया, कुषाण वाला, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्लियरली ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डेफिनेटली
हमारे पास यहाँ पे लोगों ने मतलब लोगों के एविडेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पे इसको रहते थे मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। थोड़ा अगर पुराना किला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जानते हो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इसको बनाया गया था किसके द्वारा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था। आप जानते होंगे कि काफ़ी मेजर बैटल चली थी बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड हुमायूं, जहाँ पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था, ठीक है ना। तो तो ऑलरेडी जहाँ पे मतलब जब ऐसा बनाया गया था तो उसने कुछ फोर्ट में चेंजेस करे थे। पहले हुमायूं ने इसको कुछ थोड़ा बिल्ड किया एंशियंट इंद्रप्रस्थ की जगह, फिर बाद में शेरशाह सूरी ने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे, ऐसा अबू फजल ने लिखा हुआ है। इसको इंद्रप्रस्थ की साइड भी मेंशन किया जाता है पुराना किला को, जैसा कि महाभारत में हमें देखने को मिला है। इसको पांडवों का किला भी बोला जाता है, ठीक है, पांडव फोर्ट, ठीक है। पूरे कॉम्प्लेक्स को इंद्रप्रस्थ विलेज के नाम से, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 मेजर गेटवेज देखने को मिलेंगे। एक है आपका बड़ा दरवाजा, दूसरा है आपका हुमायूंस गेट, ठीक है, जिसको साउथ गेट भी बोला जाता है, तीसरा है तलाकी गेट जिसको आप फॉरबिडन गेट के नाम से भी जानते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं विद रिगार्ड्स टू पुराना किला जो हमें पता होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज गोंगाड़ी शॉल्स। तो ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर हम बात हो रही है किसकी, तेलंगाना की। तो इस तरह के आपको शॉल्स देखने को मिलेंगे, गोंगाड़ी शॉल्स, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना से। अब हमारा जो एनआईडी है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन, इसने इनको कुछ रीफैशन किया है। रीफैशन इस तरह से किया है कि ना अभी ये फार्मर्स हैं, इनको हर वेदर के अंदर मतलब कि इनको शूज के फॉर्म में भी मतलब हम देखने को मिल जाएंगे। तो वो बात हमारे लिए इतनी पॉइंट नहीं है, बट हमें ध्यान रखना क्या है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, ये तेलंगाना से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, लंबे टाइम के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिकली बनाया जाता है इनको, कोई कलर का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता। और ये सर वूल आती कहाँ से है, ये वूल आती है वहाँ की जो हार्डी डेक्नीशिप है उसकी, उसके थ्रू हमारे पास ये वूल आती है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। और इस शीप का नाम क्या है, शीप को लोकली बोला जाता है नल्ला गोराए, तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। और कौन सी कम्युनिटी है इसके साथ लिंक्ड, करूमा और करूबा कम्युनिटी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गोंगाड़ी शॉल्स के रिगार्डिंग जो हमें पता होने चाहिए थे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर मैं आपको ये 5 क्वेश्चन देना हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला हम पढ़े थे सीबीसी के बारे में। तो क्या सीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं सर, यही बात गलत होगी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। गेटिंग द पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि पहले ये एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू आई थी, बाद में हमने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, लॉ के अंतर्गत हमने इसको पावर्स दी थी। तो डेफिनेटली एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरा बात करते हैं नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के बारे में। क्या इसको लाया जाता है इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ मिनिस्ट्री एंड आईएमएफ? यहाँ तक ठीक था, पर आखिरी में ये वर्ल्ड बैंक था ना कि आईएमएफ, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स बन जाएगा। तीसरा बात करते हैं पवासन वायरस डिजीज के बारे में। तो एक टिक बॉर्न डिजीज है और इसकी सिविलिटी से क्या टीबी हो सकता है? देखो बहुत सारी और हमने डिजीज वगैरह देखी थी, पर टीबी का जिक्र नहीं था। हमने देखा था ना कि कैसे फीवर हो सकता है या बाकी और चीजें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं पर्सन की डेथ भी हुई थी, पर टीबी वाला केस नहीं था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आखिरी हम बात करें पिग्मी हॉक्स की, तो क्या ये नॉकटर्नल एंड हर्बीवोरस होते हैं? नहीं। पहली बात तो ये डायर्नल होते हैं। डायर्नल मतलब दिन के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं, नॉकटर्नल मतलब रात के टाइम। तो रात के टाइम नहीं, ये दिन के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। और हर्बीवोरस नहीं होते, ये क्या होते हैं, हमारे ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह से इन सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। फिर अकॉर्डिंगली उनको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पर जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।